आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोटीन और उसके वर्गीकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन जो शब्द है, ये प्रोटीन जो है एक प्रोटियोस शब्द से मिलकर बना है। कैसे? प्रोटियोस, प्रोटियोस शब्द से मिलकर बना हुआ है। बराबर। इस प्रोटियोस का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्राथमिक। इसका अर्थ होता है प्राथमिक, बराबर, या होता है अति महत्वपूर्ण। क्या होता है? अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। ये जो है प्रोटीन शब्द जो है प्रोटियोस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण होता है। बराबर। अब है इसका दूसरी खास बात कि इसके लिए इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो सबसे पहले प्रयोग जो है मुल्डर नाम के वैज्ञानिक ने किया है। क्या किया? इसका प्रयोग किया है, और प्रयोग करके उसका क्या किया था? इन्होंने वर्णन किया था। बराबर। लेकिन इसका जो नामकरण है वो बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने किया है। बर्जीलियस, बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने इसका क्या किया है? नामकरण किया है। बराबर। ये है प्रोटीन के बारे में। फिर इसके बाद में चलते हम क्या? प्रोटीन की परिभाषा। तो प्रोटीन की परिभाषा में मुख्य सेंटेंस जो होता है वो ये है कि प्रोटीन जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक, जटिल कार्बनिक क्या है? यौगिक है। ये क्या होते हैं कि प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो कहाँ पाए जाते हैं? जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में प्रचुरता से बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। अब फिर इसके बाद सवाल है, या आगे का पॉइंट है क्या, कि प्रोटीन जो है वो जल अपघटन पर क्या देते हैं? मतलब टूटेंगे तो क्या देंगे? तो प्रोटीन जो है आमतौर पर टूटने के बाद देते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। क्या देते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। बराबर। मतलब अल्फा एमिनो अम्लों के मिलने से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन के टूटने से क्या बनते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल बनते हैं। अब देखना यह है कि अल्फा एमिनो अम्ल या एमिनो अम्ल हम किसको बोलते हैं। मैं एक साधारण सिंपल सा जो है एमिनो अम्ल जो है यहाँ पर उसका सूत्र बना के लिखता हूँ। ठीक है, ये रहा एक सिंपल सा NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। बराबर। ये हमारे पास में एक एमिनो अम्ल का सूत्र है। इसके पहले हमने देखे थे किसी सूत्र को नामकरण करने का तरीका होता है। कैसा? कि जो क्रियात्मक समूह होता है उसको हम देखते हैं। हमारे पास में दो क्रियात्मक समूह हैं। एक क्रियात्मक समूह ये वाला है और एक क्रियात्मक समूह ये वाला है। इस समूह का नाम है एमिनो समूह या एमीन समूह, और इस समूह का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। पिछले साल तक हमने देखा है, या पिछले बार हमने जो देखा है वो देखा है कि इसका नामकरण करते हैं 1, 2, 3 आदि लगा कर। बराबर। इस बार टेक्निक हमारी कोई दूसरी है। यदि हम 1, 2, 3 अंक का उपयोग नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? अल्फा, बीटा और गामा शब्द का भी क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। अब इनका नामकरण करने का तरीका कैसा होता है? तो जो क्रियात्मक समूह होता है, जो मुख्य होता है, इसमें 1 और 1 2 है। इसमें मुख्य हमारा कौन है? कार्बोक्सिलिक समूह है, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। इस क्रियात्मक समूह को छोड़कर यदि पहले नंबर का कार्बन है, मतलब इसके बाद वाला पहला कार्बन, तो इसको हम क्या देते हैं? अल्फा नाम देते हैं। इसको क्या देते हैं? हम अल्फा देते हैं। तो देखो आपकी ये एमीन समूह किससे जुड़ा हुआ है? अल्फा वाले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये किसका उदाहरण है? अल्फा एमिनो अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, ऐसा ही हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण है हमारे पास में, माना कि NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड फिर CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। तो इस बार हमारे पास में क्या है? ये रहा हमारे पास में दोनों क्रियात्मक समूह, एक ये और एक रहा ये।
ये एमिनो समूह, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, बराबर। हम नामकरण किधर से करेंगे? क्रियात्मक समूह जो मेन है, ये हमारा मेन है, इसको छोड़कर जो पहला कार्बन आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। जो दूसरे में आएगा वो हमारा क्या आएगा? बीटा। यदि और रहता तो क्या आता? गामा आता। तो इस बार देखो कि ये एमिनो समूह किससे जुड़ा हुआ है? ये बीटा वाले से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे हम? बीटा एमिनो अम्ल। तो केमिस्ट्री में एमिनो अम्ल बहुत सारे किस्म के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल, म्यू एटसेट्रा, और भी किस्म के होते हैं। उनमें से इस चैप्टर मतलब जैव अणु या जैव रसायन के अंदर जो है प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है आमतौर पर या अधिकतर किससे मिलकर बने होते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर क्या हो गया कि अल्फा क्यों बोलते हैं, इसका आंसर ये रहा, और इसके बारे में संबंधित जानकारी। अब देखेंगे हम उसका क्या? वर्गीकरण। तो प्रोटीन के जो वर्गीकरण होते हैं वो विशेष रूप से अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं, है ना। एक उसके वर्गीकरण करने का तरीका होता है या आधार होता है क्या? विलेयता। हम विलेयता के आधार पर उसको क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास में संगठन। संगठन, बराबर। विलेयता मतलब क्या? कि पानी में घोल के देखना है या तोड़ कर देखना है कि किन किन क्या क्या चीज़ हमको मिलती है। तो विलेयता मतलब घोल कर देखना। संगठन मतलब किन चीज़ों से मिलकर बना है या कैसे मिलकर बने हुए, उसका संगठन देखना। और तीसरा होता है हमारे पास में क्या? कार्य के आधार पर उसका वर्गीकरण करना कि कौन सा प्रोटीन कौन सा काम करेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके इसका जो है वर्गीकरण हम देखते हैं। पहले नंबर का हमारा विलेयता के आधार पर वर्गीकरण करना, बराबर। विलेयता के आधार पर वर्गीकरण। तो विलेयता के आधार पर जो है वर्गीकरण इसका 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है साधारण प्रोटीन, दूसरा होता है संयुग्मित प्रोटीन, और तीसरा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। साधारण प्रोटीन का मतलब है कि ये जल अपघटन पर केवल और केवल अल्फा एमिनो अम्ल देंगे। कौन देंगे? अल्फा एमिनो अम्ल। पहले इसके पहले देख लिया अपन ने, ये कौन देंगे? सिर्फ अल्फा एमिनो अम्ल ही देंगे। अब उनको जो है एक लाइन की डेफिनेशन लिखना और कम से कम 2 उदाहरण लिखना हमारे संबंध में है। हमारे पास में बहुत सारे उसके उदाहरण है ना, और भी है इसके अलावा, जैसे कि एल्बुमिन, जैसे कि ग्लोब्यूलिन, जैसे कि ग्लूटेमिन, जैसे कि प्रोलामिन, जैसे कि हिस्टोन, जैसे कि प्रोटामीन, जैसे कि और हमारे पास में स्क्लेरो प्रोटीन, बराबर। ये इतने आदि हमारे पास में है। अब इनके बारे में हमको याद रखना है, इतने सारे उदाहरण हमने लिखे हैं सिर्फ याद रखने के लिए। क्या याद रखना है अपने को? कि एल्बुमिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो काय में पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो काय में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। याद करो, ग्लोब्यूलिन मतलब हीमोग्लोबिन, बराबर, ये रक्त में पाया जाता है। ग्लूटेमिन जो है ये गेहूं में पाया जाता है। क्या में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। प्रोलामिन जो होता है ये मक्का में पाया जाता है, बराबर। इसके अलावा जो हिस्टोन है, हिस्टोन मतलब हिस्टोन बोलते हैं हम उत्तकों को, बराबर, ये उत्तकों में पाया जाता है, बराबर। फिर उसके बाद में आपके पास में है प्रोटामिन। तो प्रोटामिन जो है एक विशेष प्रकार का, इसको तो और भी स्पेशली याद रखना है कि ये कहाँ में पाया जाता है? ये मछली में पाया जाता है। और एक होता है स्क्लेरो प्रोटीन। तो स्क्लेरो जो पहला वर्ड है ये कैसे मिलकर बना है? स्केलेटन शब्द से मिलकर बना है, जिसको जो इसका हिंदी में मतलब होता है ढांचा या हड्डी का ढांचा। तो असल में ये काय में पाया जाता है? ये अस्थि या हड्डियों में पाया जाता है। ये काय में पाया जाता है? अस्थि या हड्डियों में पाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जानकारी के लिए, लेकिन कम से कम आपको कितने उदाहरण याद रखना जरूरी है? 2 उदाहरण तो भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। ऐसा ही होता है दूसरा कौन? संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित का मतलब क्या है? इन प्रोटीन के साथ में कुछ और जुड़ा हुआ है। तो इन प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी? एमिनो अम्ल या अल्फा एमिनो अम्ल। मतलब ये जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल के अतिरिक्त क्या देंगे? और भी चीज देंगे। हम उसकी क्या कर लेते हैं? उदाहरण को देख लेते हैं। एक होता है इसका क्या? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन, बराबर। दूसरा होता है हमारे पास में ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। तीसरा होता है हमारे पास में फास्फोप्रोटीन। और एक चौथा है लाइपो या लिपोप्रोटीन।
बराबर। अब देखो क्या है कि ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है ये टूटेगा तो एमिनो अम्ल तो देगा, साथ में क्या देगा, न्यूक्लिक अम्ल, मतलब पहला वर्ड क्या देगा ये हमको, न्यूक्लिक अम्ल भी देगा। बराबर, ये क्या देगा हमको, न्यूक्लिक अम्ल भी देगा। फिर दूसरा जो उदाहरण है हमारे पास में वो है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये प्रोटीन मतलब क्या, एमिनो अम्ल तो देगा लेकिन साथ में क्या देगा, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन या ग्लूकोज। बराबर, तो ये हमारे साथ में क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं। फास्फोप्रोटीन क्या देंगे हमको, फास्फेट समूह मतलब फास्फोरिक अम्ल देंगे। और लिपो मतलब क्या होता है, लिपिड, ये हमारे को क्या देंगे, न्यूक्लिक अम्ल देते हैं, न्यूक्लिक। बराबर, न्यूक्लिक। ये हमारे पास में क्या देंगे, कार्बोहाइड्रेट देंगे। ये हमारे को क्या देंगे, ये फास्फोरिक अम्ल देंगे, फास्फोरिक अम्ल। और ऐसा ही ये कौन देंगे, क्या देंगे हमको, लिपिड देंगे। ये क्या देंगे हमको, लिपिड। मतलब ये जो संयुग्मित प्रोटीन होते हैं इनके साथ में अल्फा एमिनो अम्ल के साथ में क्या मिलता है, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या फास्फोरिक अम्ल या लिपिड के अणु भी क्या होते हैं, हमको प्राप्त होते हैं। ऐसे एमिनो अम्ल ऐसे प्रोटीन क्या कहलाते हैं, संयुग्मित प्रोटीन कहलाते हैं। फिर इसके बाद में है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन जो है अम्ल और क्षार की क्रिया से तैयार किए जाते हैं। कैसे, अम्ल और क्षार की क्रिया से। मतलब हमने एक तरीके से भोजन को ग्रहण किया, उसमें प्रोटीन गए, वो हमारे शरीर में जाके टूटे और टूटने के बाद फिर एक नए प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर में बना है, तो उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न। मतलब लिए किसी और रूप में थे और शरीर के अंदर किसी और रूप में जाकर वो जमा हुए। तो ऐसे प्रोटीनों के उदाहरण जो है वो है प्रोटियोज, प्रोटियोज। बराबर। दूसरा होता है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड। और होता है पेप्टोन, पेप्टोन। ये होगा हमारा क्या, पहले प्रकार का वर्गीकरण, काय के आधार पर, विलयता के आधार पर। बराबर। इसके बाद देखते हैं हम दूसरे नंबर का। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है हमारा संगठन के आधार पर वर्गीकरण। तो संगठन के आधार पर जो वर्गीकरण होते हैं वो दो प्रकार के। एक होता है रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन। और दूसरा होता है गोलाकार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन, या इसी का दूसरा नाम भी है गोलिकाकार, गोलिकाकार प्रोटीन। अब रेशेदार प्रोटीन क्या है, तो असल में जो रेशेदार अणु, देखो इस तरीके से मैंने इसको एग्जांपल के लिए लेके आया है कि जो है ये 3 अणु हैं। बराबर। ये कैसे होते हैं, ये लंबे लंबे होते हैं। ये अणु कैसे होते हैं, लंबे लंबे। लंबे लंबे अणु आपस में पार्श्व रूप से मिलते हैं, मतलब इनका कुछ भाग दूसरे के साथ में क्या हो जाता है, मिल जाता है। इस तरीके से आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बराबर। ये होगा थोड़ा सा अब लंबा। ऐसा ही दूसरा क्या होगा, तीसरे से मिल जाएगा, है ना। और ये मिलकर क्या करते हैं, लंबे रेशे का निर्माण करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेशेदार प्रोटीन। की एक अणु जो है दूसरे अणु के साथ में पार्श्व में मिलकर क्या करता है, रेशे का निर्माण करता है। दूसरा तीसरे के साथ में, तीसरा चौथे के साथ में, इस तरीके से मिलकर ये क्या करते हैं, रेशेदार या रेशे का निर्माण करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। ऐसे रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण जो है, इनके भी उदाहरण है हमारे पास। उदाहरण कौन है, तो एक है कैरोटीन, कैरोटीन। ये कैरोटीन जो होता है बालों में पाया जाता है। क्या में पाया जाता है, बालों में पाया जाता है। दूसरा होता है कालगेन, कालगेन। कालगेन जो है अस्थियों में भी पाया जाता है, अस्थियों में भी पाया जाता है और मांसपेशियों में भी पाया जाता है, मांसपेशी। बराबर। और इसके अलावा होते हैं मायोसिन, मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है। ये कहाँ में पाया जाता है, तो मांसपेशियों में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं फाइब्रोइन, फाइब्रोइन। और ये कहाँ में मिलता है, ये रेशम में मिलता है। बराबर। रेशम धागा, रेशम कीट, है ना। ये फाइब्रोइन
नाम का जो प्रोटीन है वो कहाँ में मिलता है, रेशम में मिलता है। तो इतने सारे जो प्रोटीन है इनकी सबकी संरचना कैसी होती है, रेशेदार होती है। कम से कम हमको क्या करना है, 2 उदाहरण तो भी याद रखना है। अब एक है हमारे पास में क्या, गोलिकाकार प्रोटीन या गोलाकार प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है, अणु, ये जो है अणु आपस में मुड़कर मतलब इस तरीके से इसको क्या कर लो, मोड़ लो। ये आपस में मुड़कर क्या करते हैं, एक गोलाकार संरचना बनाते हैं, बराबर। एक गोलाकार संरचना बनेगा तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये पास पास में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे। तो असल में क्या है इसकी डेफिनेशन, कि इनके जो अणु है मुड़कर लगभग गोलाकार और दृढ़ रचना मतलब कठोर, ऐसा इस तरीके से जमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो मुड़कर क्या करते हैं, कठोर अणु का या कठोर रचना का जो है निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गोलाकार प्रोटीन या गोलिकाकार प्रोटीन। ऐसे इसमें जो है आमतौर पर एंजाइम आते हैं। कौन, एंजाइम। इनके उदाहरण में कौन आ जाएगा, एंजाइम, बराबर। ऐसे एंजाइम बहुत सारे हैं, आगे चल के अभी और आएंगे। तो एंजाइम है ना, एंजाइम के लिए विशेष एक लाइन भी है क्या, कि एंजाइम जो है, सभी एंजाइम जो है वो कैसे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन क्या नहीं हो सकते, एंजाइम नहीं हो सकते। मतलब एंजाइम कैसे मिलकर बने हुए, प्रोटीन से मिलकर बने हुए। दूसरे होते हैं इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। फिर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, आरबीसी सेल की बात चल रही है ना। फिर होता है एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता क्या करने का है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। और एक होते हैं फाइब्रिनोजोन या फाइब्रिनोजेन, ठीक है। ये अलग है फाइब्रोइन और ये अलग है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। इस तरीके से जो है इनके एग्जाम्पल है। तो कम से कम हमको क्या करना है, 2 उदाहरण तो भी याद रखना है। फिर देखते हैं हम तीसरे नंबर का इसका वर्गीकरण। तीसरा और महत्वपूर्ण वर्गीकरण है इनके कार्य के आधार पर वर्गीकरण। अक्सर जो है परीक्षा में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो संरचनात्मक प्रोटीन, ये जो है कुल मिला के कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। एक होते हैं संरचनात्मक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन मतलब जो है शरीर की संरचना कौन से प्रोटीन करते हैं। तो इनके उदाहरण है कालगेन। हमको इनके मुख्य रूप से उदाहरण ही याद रखना है। एक होता है कालगेन और दूसरा होता है कार्टिलेज। ये जो है 2 उदाहरण मुख्य है, एक होता है कालगेन और दूसरा होता है कार्टिलेज, बराबर। फिर दूसरे होते हैं सिकुड़ने वाली प्रोटीन। तो सिकुड़ने वाली प्रोटीन में मुख्य रूप से होता है मायोसिन। मायोसिन का मतलब क्या होता है, मांसपेशी कैसी होती है, हाथ को मुड़ती है, बराबर। तो ये होती है मायोसिन। और दूसरी होती है एक्टिन मतलब मस्तिष्क जो एक्टिविटी करने की हमको जो आदेश देगा, वैसे हमारी मांसपेशी क्या करती है, उसका आदेश का पालन करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन, बराबर। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन दोनों सिकुड़ने वाली प्रोटीन है। जैसे अचानक सुई का चुभने पर हाथ का हटा लेना, इस तरीके से कौन सी प्रोटीन काम करती है, तो मायोसिन और एक्टिन नाम की प्रोटीन काम करती है। फिर होते हैं हमारे पास में एंजाइम। तो 2 प्रमुख एंजाइम है, वो है एक पेप्सिन और दूसरा होता है ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये आमाशय में पाए जाते हैं, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। सबसे पहले भोजन जो है मुख से होते हुए जाएगा, जिसमें लार मिली होगी, बराबर, जिसको हम टालवीन या सलाइवा भी बोलते हैं। वहीं से हमारे भोजन का क्या हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। पेट में मतलब आमाशय में जाने के बाद में कौन सा रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCl अम्ल भी बोलते हैं। इस HCl अम्ल के साथ साथ और क्या होते हैं, उसके अंदर पेप्सिन और ट्रिप्सिन होते हैं, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो ये है 2 मुख्य एंजाइम। हार्मोन में स्पेशल नाम है, वो कौन है, इंसुलिन। ये एक टाइप का क्या है, ये एक प्रकार का हार्मोन है, जो किसके अंतर्गत आता है, प्रोटीन के अंतर्गत आता है।
फिर आता है हमारे पास में प्रतिजैव। तो प्रतिजैव में कौन है? गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन, बराबर। प्रतिजैव मतलब एंटीबॉडी। ये कौन है? तो गामा ग्लोब्यूलिन है, जो शरीर में क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। और लास्ट होता है हमारे पास में क्या? रक्त प्रोटीन। तो रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है? तो वो होता है ग्लोबिन, बराबर। इसके साथ में कौन? इसके साथ में मिलता है आयरन, मतलब Fe। तब ये मिलकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन बनाते हैं, हीमोग्लोबिन, बराबर। अब इसके बाद जो है ये हो जाएगा हमारा क्या? प्रोटीन का वर्गीकरण। अब प्रोटीन के बारे में बाद में इसका जो है मुख्य और एक जो प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न ये है कि प्रोटीन की कमी से, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? इनकी कमी से रोग। तो कमी से रोग में जो है वो मुख्य रूप से 3 रोग हैं, ठीक है। पहला रोग है, हम उसको दो ही रोग बोल सकते हैं। पहला रोग होता है एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी। खून मतलब कौन? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कौन है? रक्त प्रोटीन, रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन। तो एनीमिया जो की है किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, जिसकी वजह से दम वगैरह का भरना इस तरीके से हो जाता है, कमजोरी वगैरह आ जाती है, ठीक है। और दूसरा होता है क्वाशियोरकर और मरासमस। ये जो है 2 है, ये 2 अलग अलग रोग है, लेकिन दोनों के लक्षण जो है लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है एक ही साथ लिख दिया है, मतलब 2 ही प्रकार उसके बनाया। वैसे 3 होते हैं, एनीमिया, क्वाशियोरकर और मरासमस, ठीक है। तो ये जो है इनकी कमी से होने वाले रोग हैं। अक्सर परीक्षा में जो है ये वाला वर्गीकरण पूछता है, इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव पूछता है और इनकी कमी से होने वाले रोग पूछता है। इसके पहले अपन ने देखे कौन था? इसके पहले हमने देखे कौन था? संगठन के आधार पर तो रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण पूछता है, गोलिकाकार प्रोटीन के उदाहरण पूछता है, या इन दोनों में क्या पूछता है? अंतर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अंतर, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से जो है उसका क्या करिए? उदाहरण को लिख कर याद रखने की कोशिश कीजिए। छोटा सा एक जो है पैराग्राफ जैसा बना लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको जो है आसानी से समझ में आया हो। अगले प्रश्न के लिए हम अगले वीडियो